Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about the methods to determine order of reaction. कौन कौन सी मेथड्स है जिनके बेसिस पर हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. Determination of order of a reaction. Okay. The order of reaction can be determined by the following methods. First is graphical method, second is integrated rate law method, third is initial concentration method, fourth is Ostwald isolation method and the last one is half-life method. Order of reaction को find out करने के लिए हमारे पास 5 methods हैं. Step by step हम इन पांचों methods को discuss करेंगे. Now first, graphical method. This method can be used when there is only one reactant. ये method हम लोग वहीं पर काम ले सकते हैं जहाँ पर सिर्फ एक reactant हो. If the plot of log A versus time is a straight line, then the reaction follows first order. जब log A और time के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो एक increasing manner में straight line आता है, it means that is first order reaction. If we plot a graph of 1 upon concentration of A versus time T is a straight line. जब हम लोग 1 upon A और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ इफ द प्लॉट ऑफ 1 upon A स्क्वायर इज स्ट्रेट लाइन, द रिएक्शन फॉलोज थर्ड ऑर्डर. अगर 1 upon A स्क्वायर का टाइम के साथ जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सो जनरली फॉर ए रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर, ए ग्राफ ऑफ 1 upon A पावर n-1 वर्सेस टाइम मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन. अगर किसी भी nth ऑर्डर के लिए 1 upon A और टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट देन जीरो. इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ A मीन्स रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज कांस्टेंट. वो कांस्टेंट लाइन आती है. हियर A इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी गिवन टाइम ऑफ द रिएक्शन. A जो है वो कंसंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट की अदर देन टाइम जीरो, किसी टाइम के ऊपर, लेकिन टाइम जीरो नहीं होगा. कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू A माइनस एक्स. A माइनस एक्स का मतलब है वेयर A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और X इज द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. X वो पार्ट है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है. नाउ दिस इज द ग्राफ, रेट वर्सेस concentration. This is for zero order. Rate versus concentration, this is a first order. Rate versus A power 2 second order. Rate versus R power 3, that is third order. So in this way, with the help of graph, we can identify the order of the reaction. Now this is the determination of order, finding the reaction order with help of integrated rate law. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बेसिस पर किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, वो यहाँ पर बताया गया है. इफ़ वी हैव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ लाइक दिस, ln A0 कंसंट्रेशन अपॉन AT इज इक्वल्स टू KT, और स्ट्रेट लाइन फॉर्म लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अगर इस तरह का आ रहा है, इट मीन्स दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और जब उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग ln A और टाइम के बीच में, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है. उसका स्लोप जो होगा वो माइनस K के बराबर होगा और जो उसका इंटरसेप्ट होगा वो ln A0 के बराबर होगा. इसी को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A. तो उस केस में यहाँ जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस K1 अपॉन 2.303. बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी. तो अगर किसी रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस फॉर्मेट में मिलता है, इट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. Now, if we obtain the integrated rate equation in this manner, 1 upon AT minus 1 upon A0 is equals to KT, it means that is second order reaction. तो वो second order reaction होगा. And when we plot a graph between 1 upon A and time, we obtain such type of line here. Here the slope will be equals to K and intercept will be 1 upon A0. Now for zero order reaction, integrated rate law, we can obtain A minus A0 is equals to minus KT.
the graph will be here concentration of A versus time in this manner. Intercept is equals to a naught and the slope is equals to minus k. There is a big confusion between first order and second order because both the graphs are same. दोनों का ग्राफ सेम आता है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल आते हैं. वहाँ ln a लिखा होता है या log a लिखा होता है, यहाँ पर सिर्फ a है. यहाँ इंटरसेप्ट की जगह वहाँ पर 1/a0 लिखा होता है और यहाँ पर जो स्लोप है वो माइनस, अगर इनकी फॉर्म में लिखा है तो वहाँ पर ln a0 लिखा होगा और स्लोप जो है माइनस के लिखा होगा ln की फॉर्म में. लॉग के फॉर्म में माइनस k1/2.30 हो जाता है. इसलिए ग्राफ को देखने के साथ साथ ये भी देखना है कि कोऑर्डिनेट्स पर क्या क्या दिए गए हैं, कि x पर y एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है और x एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है. सो ओवरऑल इन जनरल, if rate law, on the basis of rate law, how can we differentiate between 0, first and second order? Rate law, rate is equals to k for 0 order, rate is equals to k concentration A, that is first order, rate is equals to k a power 2, that is second order. Unit of rate constant for 0 order, if moles per liter, second, first order, second inverse, second order, liter per mole per second. Half life we will discuss in next part also. A0/2k for 0 order, ln 2/k, or we can say 0.693/k, that is for first order, 1/k into A0 at denominator side, that is second order. Integrated rate equation in straight line form, linear equation. At is equals to minus kt plus A0, that is for 0 order. Ln at is equals to minus k1t plus ln A0, that is for first order, and 1/at is equals to kt plus 1/a0, that for second order. Plot for straight line at versus t, it is constant. Ln at versus t, that is first order, and 1/at versus t, that is second order. Please pardon. Plot for straight line at versus t like this, 0 for 0 order. तो ग्राफ को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन वहाँ पर होगी. नाउ द थर्ड मेथड, दैट इज इनिशियल रेट मेथड. तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो इनिशियल रेट मेथड है. इनिशियल रेट मेथड क्या कहता है, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल a प्लस स्मॉल b कैपिटल B प्लस स्मॉल c कैपिटल C कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. द रेट ऑफ रिएक्शन में भी रिटन लाइक दिस, रेट इज इक्वल्स टू k a पावर स्मॉल a, b पावर स्मॉल b, c पावर स्मॉल c. सो एज पर आवर कन्वेंशनल टूल हमें पता है कि इसका ऑर्डर निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन पावर है उनका सम करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पी क्यू आर दिया हुआ है तो ये पी क्यू आर हो जाएगा, या ए बी सी दिया हुआ है तो स्मॉल ए बी प्लस सी हो जाएगा. बट to determine the value of A, B, C or P, Q, R, we have to make a change. Which type of change? In this initial rate method, for which reactant or for respect to which reactant we want to determine the order of the reaction, other than the remaining reactant concentration should be constant. जिस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग ऑर्डर निकालना चाहते हैं उसके अलावा जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे. तो जो भी चेंजेज होगा उस एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से होगा. देन एक्सपेरिमेंटली वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इन द सेम वे वी विल रिपीट दैट एक्सरसाइज फॉर द सेकेंड रिएक्टेंट, थर्ड रिएक्टेंट ऑल्सो. So suppose we want to find out the order of the reaction with respect to A. So we have to kept concentration of B and C constant, then rate is equals to K naught A naught P, where K naught is equals to K, B naught Q, C naught R will be constant. यहाँ जो K naught है वो B और C की concentration को constant दिखा रहा है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है वो सिर्फ A में हो रहा है. इसी तरीके से जब B के लिए निकालेंगे तो A और C का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, C के लिए निकालेंगे तो A और B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ P कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्टिंग द रेट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ A. P की जो वैल्यू है वो हम लोग एक कंसंट्रेशन A की डिफरेंट कंसंट्रेशन को
कंसिडर करते हुए रेट निकाल के फाइंड आउट करेंगे। अल्टरनेटिवली वी नो दैट द इनिशियल रेट एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए वी हैव। अगर दो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन आ जाती है तो हम कुछ इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल्स टू के नॉट ए नॉट 1 पी, मीन्स ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर उसका रेट इक्वेशन है। इन द सेम वे आर नॉट 2 इज इक्वल्स टू के नॉट ए नॉट 2 पावर पी, मतलब सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसका रेट है। Where R01 and R2 are the initial rate of reaction when the initial concentration of A01 और A02। कहने का मतलब है अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं उसको अलग अलग नंबर देंगे। जैसे फर्स्ट कंसंट्रेशन थी तो R1 दे दिया, सेकंड कंसंट्रेशन थी तो R2 दे दिया। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड, सेकंड को हम लोग इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करेंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A01 अपॉन A02 कंसंट्रेशन पावर P। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर log वैल्यू रखेंगे। log R01 अपॉन R02 इज इक्वल्स टू P log A01 upon A02। So we have to find out P. So rearrange this equation. P is equals to log R1 upon R2 upon log A01 upon A02। So in this manner we can determine the order of the reaction with each and every reactant, and after getting them we will sum the values of order of all the reactants, then we will get the overall order for that particular reaction. That is known as initial rate method. There is a numerical also. When we solve the numerical, that concept will be more easy to understand. Now Ostwald isolation method, the fourth method, which is known as Ostwald isolation method. This method was produced by Ostwald in 1902 and it used to find the order of the reaction with respect to one reactant at a time. इस रिएक्शन में भी हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो एट ए टाइम एक ही रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन कर सकते हैं। द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज देन इक्वल टू द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, सभी रिएक्टेंट का जो ऑर्डर निकल जाएगा उनको सम करेंगे तो वो टोटल ऑर्डर आ जाएगा। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल बट वन रिएक्टेंट आर टेकन इन एक्सेस। इस मेथड के अंदर जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम लोग एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस में then during the course of the reaction the concentration of those reactants taken in excess will remain almost constant। सॉरी, गलत इंटरप्रेट कर दिया था मैंने। एक के अलावा बाकी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सेस में लेंगे। तो एक्सेस में जब कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो जिसकी कंसंट्रेशन को हमने एक्सेस में नहीं लिया था, अब जो भी रेट में चेंज आ रहा है वो उसकी कंसंट्रेशन की वजह से आ रहा है। दिस प्रोसेस रिपीटेड विथ अदर रिएक्टेंट वन बाय वन, एक एक करके हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं एंड फाइंड आउट द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। हर एक रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। सो द ओवरऑल ऑर्डर विल बी द सम ऑफ दिस ऑर्डर्स, स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो सपोज वी आइसोलेट ए बाय टेकिंग बी एंड सी इन लार्ज एक्सेस। मान लीजिए 3 रिएक्टेंट दे रखे हैं तो ए के अलावा बी और सी को हम लोग एक्सेस में ले लेंगे एंड गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। फिर हम लोग ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे। सिमिलरली वी आइसोलेट बी बाय टेकिंग ए एंड सी इन एक्सेस। जब बी के लिए ऑर्डर निकालेंगे तो ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे, और जब सी को के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे तो ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे। तो जो भी ऑर्डर आएगा उसको सम कर देंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। बेसिक डिफरेंस क्या है इनिशियल रेट और ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन में? इनिशियल रेट मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा जो भी है उनको हम लोग कांस्टेंट कर देते थे। यहाँ पर हम लोग एक्सेस में ले रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। नाउ हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड पढ़ने से पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट 50% या जस्ट हाफ रह जाता है, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन द रेट लॉ इन्वॉल्व बाय ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म। कहने का मतलब जब एक ही रिएक्टेंट हो तभी हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं जनरली। यहाँ पर कुछ रिलेशन दे रखा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1 - n। सो व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल सिंबल इट विल बी हियर
कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन ए एन माइनस वन। ए वन माइनस एन था, उसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने तो एन माइनस वन बन गया। इसको लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग हाफ इज इक्वल्स टू लॉग के डैश प्लस 1 माइनस एन टू ए। एक जनरल मेथड हमारे सामने आया है। आगे और हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हैं। जब हम लोग हाफ लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड की, तो उसके अंदर जब हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके के ग्राफ आते हैं। ये ग्राफ कैसे आ रहे हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। जब हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आता है, इट मीन्स दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में कांस्टेंट लाइन आ जाती है, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। और जब हाफ लाइफ और 1 अपॉन ए नोट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इंडिकेट सेकेंड ऑर्डर। तो कंक्लूजन ये है कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है वो डिपेंड नहीं करता है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा, इट मीन्स कंसंट्रेशन के ऊपर जो उसका इफेक्ट है वो इन्वर्सली होता जाएगा। तो हम लोग एक nth ऑर्डर को लेके चलते हैं, तो उसके लिए एक जनरल रूल जो बनता है वो बनता है टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट वन माइनस एन। और इसको जब सोल्व करेंगे हम दोबारा से, तो इक्वेशन बनेगा हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस वन। तो ये 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस वन के रेस्पेक्ट में आएगा। Suppose the initial concentration of a reactant is C1 and half-life period is T half 1. If initial concentration of a reactant is C2, जब उसका concentration C2 पहुंच जाए तो उसका half life जो होगा वो T half 2 हो जाएगा। Then from the previous expression जो हमने पढ़ा था, T half is equals to 1 upon A naught n minus 1. T half 1 upon T half 2 is equals to C2 upon C1 power n minus 1. Convert this into log. So log first half life upon second half life is equals to n minus 1 log C2 upon C1. So n is equals to 1 plus log first half life upon second half life upon log C2 upon C1. In this manner we can calculate n. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है, हमारे पास दो हाफ लाइफ और दो कंसंट्रेशन दे रखी है, तो हम लोग उसका ऑर्डर इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। The time required to complete the first order reaction, अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसको पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, उसको अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। ए नॉट दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन, ए दैट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन, ए माइनस ए अपॉन एन। ओके, सॉरी, जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए nth फ्रैक्शन के लिए टाइम निकालना चाहते हैं कि इतना कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा T1 अपॉन एन, मीन्स इतना फ्रैक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, जिसका फॉर्मूला ये रहा ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी 2.303 के लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के किसी भी फ्रैक्शन को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टाइम टेकन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और कंप्लीट हो रही है तो कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी हियर ए इज इक्वल्स टू 0, सो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ए नॉट, सो टी 100% इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरा होने में टाइम जो लगेगा वो होगा ए नॉट अपॉन के। दिस इज सेम थिंग, एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग फर्स्ट हाफ लाइफ माइनस सेकेंड हाफ लाइफ अपॉन log concentration 2 minus log concentration 1. Plots of half-life concentration which we have already discussed: zero order, first order, second order and third order. For zero order, half-life versus concentration, straight line. For first order, that is constant. For second order, that is half-life versus 1 upon a, that is straight line. For third order, half-life upon 1 upon a square. Now एंड टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मतलब इतनी हाफ लाइफ पूरा होने में उसको कितना टाइम लगेगा। जैसे 1 हाफ लाइफ पूरा होने में उसको जो टाइम लगेगा वो बराबर होगा ए नॉट अपॉन 2 के। 2 हाफ लाइफ
पूरा होने में जो उसको टाइम लगेगा उसको हम लोग a0/2 पावर 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन दे रखी है 3 हाफ लाइफ को पूरा होने में इसको टाइम लगेगा a0/2 की पावर 3। तो n हाफ लाइफ को फर्स्ट ऑर्डर में पूरा होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है a0/2 पावर n। तो हम लोग उसका टाइम निकाल लेंगे कि उसको कितना टाइम लगेगा n हाफ लाइफ को पूरा होने में। The time required to complete 1/3 of the reaction will be given है। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको 1/3 कंप्लीट होना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा a0 इज इक्वल्स टू a एंड द रिमेनिंग कंसंट्रेशन विल बी a माइनस a/3। क्योंकि 1/3 कंप्लीट हो गया है तो इनिशियल में से जो कंप्लीट हो गया उसको माइनस कर देंगे तो बची हुई कंसंट्रेशन आ जाएगी जो 2/3 आती है। जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा 2.303/k log 3/2। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन विल बी। जब 3/4 कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला निकालना हमको। तो a0 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू a माइनस 3/4a, सो इज इक्वल्स टू 1/4a। t3/4 इज इक्वल्स टू 2.303/k log a/1/4a इज इक्वल्स टू 2.303/k log 4। तो ये फॉर्मूला है किसका, 3/4 कंप्लीट होने में लगेगा उस टाइम का। नाउ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इन दिस रिएक्शन द होल ऑफ द सब्सटेंस नेवर डिसइंटीग्रेट। इन रिएक्शंस के अंदर जो सब्सटेंस होता है पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इज इन्फिनिटी। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि उस रिएक्शन को पूरा होने में जो टाइम लगता है वो इनफाइनाइट होता है। देयरफॉर द टर्म एवरेज लाइफ इज यूज्ड। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए एवरेज रेट हाफ लाइफ की जगह एवरेज लाइफ यूज़ किया जाता है। फास्टर इज़ द डिसइंटीग्रेशन, स्मॉलर इज़ द एवरेज लाइफ। अगर डिकम्पोजिशन जल्दी होगा तो एवरेज लाइफ कम होगी। तो उसको एवरेज लाइफ को हम लोग टॉ के फॉर्म में सिंबल से लिखते हैं और वो रेसिप्रोकल होता है किसका, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का। तो t इज इक्वल्स टू 1/k इज इक्वल्स टू t ½/0.693। द फाइनल फॉर्मूला विल बी हियर 1.44 into t1/2। Thank you so much. In this video we have discussed about the determination method for the order of the reaction. The first method we have discussed, that is graphical method. Second is integration law method. Third is initial rate method. Fourth is Ostwald isolation method, and the fifth is half-life method. Watch this video and learn about the determination method for order of the reaction.